हेलो एवरीवन, आज फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। और हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी एक जगह पर रोक दी थी, शुरू हुआ था अभी और उसको वहां से हम लोग अब आज से कंटिन्यू करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर पे ही हम लोग थे, तो कुछ बहुत ज्यादा भी हुआ नहीं था। और इंडियन इकोनॉमी मैक्रो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। जो भी चीजें अब बची हैं वो इंडियन इकोनॉमी की बची थी 12th क्लास के लिए। तो अब मैं 12th के इस इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को लेकर के आया हूं और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। उस तरीके से जो एक जरूरत होती है आपके साइड से रिस्पॉन्स की, आप वो करिए और मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसमें हम लोगों ने जब इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की थी तो पहला चैप्टर हमने शुरू में कहा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो कुछ हिस्सों में बटी हुई है। जब हम इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 की पढ़ते हैं तो उसमें एक हिस्सा क्या है कि हम इंडिपेंडेंस के समय पर कहां थे उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो पार्ट है उसमें हम लोग 1950 से लेके 1990 तक का पीरियड पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 1990 तक की जो हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी थी या पॉलिसी थी वो लगभग एक तरह की थी। हमारी जो सोचने का तरीका था वो लगभग एक तरीके का था। लेकिन 90s के बाद 91 से उसके बाद फिर से उसमें एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से इकोनॉमी फिर 91 से हम लोग कहते हैं कि 90 तक की जो इकोनॉमी थी वो एक अलग तरह की इकोनॉमी थी, एक अलग पैटर्न की इकोनॉमी थी। और 91 के बाद से जो इकोनॉमी थी वो एक अलग तरह की इकोनॉमी। हम सब लोग जानते हैं एलपीजी के बारे में, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से। अभी हम लोग क्योंकि ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस पर थे, तो ईव इंडिपेंडेंस जो हमको मिला था उस समय, हमारी आजादी के बाद उस समय हमारी कंडीशन कैसी थी उसको हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज उस पर दूसरा लेक्चर है और उसमें हम लोग एक एक करके सारे सेक्टर्स के बारे में समझते हैं कि उस समय हमारी कंडीशन कैसी थी। तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे फॉरेन ट्रेड या डेमोग्राफिक प्रोफाइल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उस समय के बारे में बता रहा है जिस समय हम आजाद हुए थे, उस समय हमारी सिचुएशन कैसी थी। तो इसको आज से मत समझिएगा, ये उस दिन की बात है, उस शाम की बात है जिस शाम हम आजाद हुए थे, उस समय हमारी कंडीशन कैसी थी उसके बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से हमेशा। तो फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहां लो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस था ये मैंने बताया था। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, जो प्रोडक्शन हो रहा है टोटल, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, अगर उसी प्रोडक्शन में हम पर हेक्टेयर लैंड के प्रोडक्शन की बात करें, पर हेक्टेयर लैंड, तो उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। यानी कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब हमारे यहां प्रोडक्शन बहुत कम था, हमारे यहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। सीधी सी बात है, हम लोग समझ रहे हैं कि क्यों कम थी आजादी के समय से, ये सारी चीजें क्यों थी, ब्रिटिशर्स का क्या प्रभाव था, ब्रिटिशर्स की वजह से ये सारी कंडीशंस थी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड और फर्स्ट में अगर डाटा भी हम लोग देखना चाहें तो डेटा भी हमारे बुक में दिया हुआ है कि लगभग जो प्रोडक्टिविटी की बात है वो लगभग 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर वीट होता था उस समय, ठीक है ना, जो कि 1617 में बढ़कर 3000 प्लस हो गया। यानी हम लोग 5 टाइम्स लगभग उस चीज को इंप्रूव किए। यानी कि उस समय जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो सब बहुत लो थी आज के कंपैरिजन में। लेकिन जो उस समय की कंडीशन थी वो उस समय के हिसाब से कम थी, और जो आज की समय है वो आज के समय से क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है दूसरी चीजों पर, जैसे रेनफॉल। अगर रेनफॉल नहीं होगा तो फिर उस तरह का जो प्रोडक्शन हो सकता था वैसा नहीं होता है। हम कह सकते हैं टेम्परेचर, हम बात करते हैं कई सारे फैक्टर्स की, सॉइल वगैरह, ये सब ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेनली रेनफॉल पर बहुत ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी है। एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी उस समय प्रभावित था, काफी दिक्कत में था, ठीक है। तो पहला पॉइंट लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। ये दो बात समझ में आ गई। पहले का मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी कम था। डाटा भी है हमारे पास, उस डाटा से हम लोग उस चीज को दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना, बुक्स में वो सारी चीजें दी हुई है। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया, जो
सर्टेनिटी थी ही नहीं उस सेक्टर में। उस सेक्टर में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर हम कह दें कि नहीं इस साल हम इतना गेहूं उपजाएंगे या फिर इतना हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या पता उस साल बारिश ही ना हो। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि किसी चीज का रेट बहुत हाई हो गया, वो सब कारण, बहुत सारे रीजन उसके पीछे होते हैं। उसके पीछे अनसर्टेनिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में हम लोगों को सर्टेनिटी नहीं थी। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए उस समय, आजादी के समय, लोग कमर्शियल तरीके से नहीं सोच पा रहे थे। कमर्शियल तरीके का मतलब क्या हो गया? अगर हम फार्मर्स हैं, हम वो फार्मर जो फार्मर इंडिया में अगर 100 लोग हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो 100 में से 72 से 73 लोग, 72 to 73 लोग जो हैं वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर, एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट है। आजादी के समय की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। उसी सेक्टर पे डिपेंडेंट है और उस सेक्टर पे डिपेंडेंट होने के बाद क्या है कंडीशन? उस सेक्टर का हाल बहुत बुरा है, ठीक है ना। हमारे पास इनकम है नहीं, हम ये चीज सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इस सेक्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने चीजों को कमर्शियलाइज कर सकते हैं, चीजों को और कमाने के लिए अपने आप को, और उसमें बेहतर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हम और भी पैसे वगैरह भी कमा सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उस समय हमारी ऐसी सोच भी नहीं थी और ऐसी कंडीशन भी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग क्या करते थे? सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हो गया? वो फार्मिंग जो अपने और अपने परिवार के लिए बस की जाए। बात समझ में आ रही है? सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए जो फार्मिंग होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम कमर्शियल नहीं हुए थे, हमारी जो फार्मिंग की स्ट्रेटेजी थी वो कमर्शियलाइज नहीं थी, हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। उसके पीछे गरीबी एक बहुत बड़ा रीजन था। एक सोच भी ऐसा था कि हम सोचते ही नहीं थे कि हाँ ये कमर्शियलाइज करके हम इससे कमा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव था। हम कोई चीज अपने सोच से नहीं कर सकते थे उस समय। फोर्थ पॉइंट, गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। जो ओनर्स ऑफ द सॉइल हैं, जमींदार मान लीजिए, जो भी लोग उस समय जमींदारी सिस्टम में हम लोग सुनते थे, पिछले क्लास में भी लोग पढ़े थे, जमींदार हो गए, वो वहां के ओनर्स होते थे। और टिलर्स का मतलब फार्मर्स, जो वहां के किसान हैं। यानी कि इनके बीच में हमेशा एक द्वंद्व रहता था, एक कुछ ना कुछ इनके बीच में दिक्कतें रहती थी, ठीक है ना। तो इनके बीच में हमेशा दिक्कतें रहती थी, ये उस समय की कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये एक ग्राउंड है, एक एरिया है, ठीक है ना, ये एक एरिया है। एक कोई ए फार्मर है जिसकी एक जो लैंड है वो इस कोने में है, ठीक है ना, ए का लैंड है जहां पे वो फार्मिंग करता है, और जो दूसरा उसी का लैंड है वो कहीं अपोजिट उसके पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर पर। यानी कि बहुत छोटी छोटी होल्डिंग थी। एक जगह पर अगर ये चीज होता, अगर एक जगह पर जो एक लैंड यहां है और दूसरा लैंड कहीं दूर है, एक ही फार्मर का, अगर वो सब चीजें एक जगह होती तो क्या होता? उसका अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता, उसकी बहुत सारी चीजें फायदे होती, वो बहुत सारी चीजें आराम से कर सकता था। लेकिन क्योंकि क्या था? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, स्मॉल होल्डिंग्स क्या थी? बहुत बिखरी हुई थी, बहुत फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है ना। इसके वजह से क्या होता था? किसानों को बहुत दिक्कत होती थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें से हम लोगों ने इन पांचों पॉइंट्स को समझा। पहला पॉइंट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, मैंने पिछली क्लास में बात किया था, अभी बता रहा। सेकेंड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया? बहुत अनसर्टेन सेक्टर है ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कई सारी चीजों पर। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो इस सेक्टर का उस तरीके से जो बेहतर हो सकता है इसमें, वो चीजें नहीं हो पाती। जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर जरूरी है, क्लाइमेट, हर चीज हम लोग पढ़ते हैं। कुछ चीजें ज्योग्राफिकल हैं, कुछ चीजें इकोनॉमिकल हैं, ये सारी चीजें। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है इसमें। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस सेक्टर में क्या है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। हम लोग जो भी किसान उस समय 72% या 73% किसान जो भी थे, वो क्या थे? उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग पर बिलीव करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब मैंने बताया कि खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ उनके लिए ही फार्मिंग करने पर वो बिलीव करते थे, ना कि कमर्शियलाइज करने के लिए, जिस अनाज को वो प्रोड्यूस करके बेचे और उससे प्रॉफिट कमाएं, ऐसी सोच उनकी नहीं थी। सोच भी नहीं थी, इसके लिए हम फार्मर्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते पूरी तरीके से।
इसके पीछे ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल हर चीज का था, सिर्फ एक फैक्टर किसी चीज के नहीं होते। गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, टिलर्स यानी फार्मर्स, ओनर्स यानी वो जमींदार या फिर जिसके नाम पर वो लैंड है, सारी चीजें, इन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व रहता था। अगर किसी कंपनी का मालिक और उसके काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में हमेशा युद्ध वाला माहौल रहेगा, हमेशा एक द्वंद्व वाला माहौल रहेगा, तो वो बिजनेस, वो कंपनी कभी आगे बहुत तेज प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इसीलिए अगर हम फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखें तो क्या होता था, ओनर्स और टिलर्स के बीच में हमेशा एक द्वंद्व रहता था, जिसकी वजह से ये सेक्टर और भी बेहतर नहीं कर पाया। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब छोटी छोटी होल्डिंग, एक इस जगह पर एक किसान का ही एक लैंड यहां है, उसी किसान का दूसरा लैंड कहीं और बहुत दूर है। इसके लिए क्या, उसको बहुत दिक्कतें होती थी, तो स्मॉल होल्डिंग्स थी और बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये 5 एकड़ का है और ये 2 एकड़ का है, ठीक है ना। फार्मिंग सेक्टर में आज भी हम लोग के यहाँ लगभग 70% किसान ऐसे हैं, 60 to 70%, जिनके पास लैंड 2 एकड़ से कम की है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत छोटा छोटा लैंड था उनके पास और वो भी बिखरा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कतें एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं एग्रीकल्चर के बाद, तो वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हैंडीक्राफ्ट्स में हम लोग बहुत फेमस थे, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत डिमांड था हमारे यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके पीछे उनकी क्या पॉलिसी थी, तो समझने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उनकी जो टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ का मतलब जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जिस टैक्स को बोलते हैं उसके लिए हम लोग टैरिफ शब्द इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स लग रहा है तो हम लोग कह दिए कि टैरिफ है, टैक्स की जगह टैरिफ शब्द यूज कर दिए, छोटी बात, ठीक है। फिर इसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि जब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ब्रिटिशर्स अपने यहां जब हमारा रॉ मटेरियल्स लेकर के जाते थे, हम किस चीज में फेमस थे, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे होते थे, ठीक है ना। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ फिनिश गुड बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं थी। इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो जो चीज रहेगा उसी में फेमस होंगे ना। तो इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, सिर्फ हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे। तो रॉ मटेरियल्स होने की वजह से और उसमें हम लोग, हमारा जो रिसोर्स है या फिर सारी चीजें, हम लोग उसमें बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे थे, उसका एक्सपोर्ट भारी मात्रा में करते थे और उससे बहुत प्रॉफिट हम लोग कमाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहां यानी अपने ब्रिटेन में हमारे यहाँ का बना रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ का प्रोड्यूस हुआ रॉ मटेरियल अपने यहां फ्री में क्या किया, इंपोर्ट किया, अपने यहां इंपोर्ट किया और वहां से इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया वो क्या किया, वो फिनिश्ड गुड्स को किया। यानी कि एक तरीके से अगर हम कहें, और वो भी जो हमारे यहां भेजा उन्होंने फिनिश्ड गुड, उस पर भी हम लोगों को कोई एक्सपोर्ट पर कोई बहुत जो एक ड्यूटी लगती है ना, एक टैरिफ लगता है, कुछ नहीं, इंपोर्ट पर भी कुछ नहीं, एक्सपोर्ट पर भी जब जैसे मन किया वैसे किया, ठीक है ना। फ्री में हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उठाकर अपने यहाँ ले गए, वहां उन चीजों को बनाया और क्या किया, वहां से उठा करके फिनिश्ड गुड विश्व में बेचा और उससे प्रॉफिट कमाया। और सुनिए सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो मार्केट था उस मार्केट में जानते क्या बेचते थे, वो हमारे यहाँ के मार्केट में जो उनके यहाँ का कबाड़ रॉ मटेरियल से बना हुआ सामान होता था, उनके यहाँ के रॉ मटेरियल्स जो एकदम फालतू होते थे, जो उनके यहाँ फिनिश गुड्स बनते थे उनके रॉ मटेरियल्स के, उस तरह के लो क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे यहाँ के मार्केट में ले आकर के बेचते थे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वही चीज मार्केट में अवेलेबल है, फिनिश गुड, हमारे पास इंडस्ट्री है नहीं, कहां से हम फिनिश गुड बनाएं, तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी थी फिनिश गुड के लिए उनके ऊपर। तो हम क्या करते थे, हम उनके लिए हम उन पर डिपेंडेंट थे और उनके लो क्वालिटी सामान को भी हम अपना पैसा देकर के परचेज करते थे, हमारे रॉ मटेरियल्स में हम ही पर काम करते थे। सेकेंड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, अब देखिए हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स हम अच्छा करते हैं, ठीक है, हम अच्छा बनाते हैं, सही है, लेकिन अगर मशीन से उसका कंपैरिजन किया जाए, उसको कंपीट किया जाए, उसको कंपटीशन दिया जाए, तो क्या होगा, मशीन की एफिशिएंसी सही होगी, हमेशा अच्छी होगी मैन मेड प्रोडक्ट से, ठीक है ना। मैन मेड प्रोडक्ट की बुराई नहीं, लेकिन एफिशिएंसी अगर हम देखें तो एफिशिएंसी हमेशा मशीन्स में
ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर है और एक इंसान है, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें कैलकुलेशन करने के लिए, तो कैलकुलेशन कंप्यूटर फास्ट भी करेगा और एक्यूरेट भी करेगा, गलती होने की चांस भी उसमें कम रहेगी। लेकिन अगर इंसान कर रहा है तो उसमें गलती होने की चांसेस रहेगी। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे यहाँ बनाए जाते थे उनको अपने मशीन से बनाए हुए प्रोडक्ट से कंपटीशन देने की कोशिश की, और उससे क्या हुआ कि सीधी सी बात है उसमें एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो हमारा प्रोडक्ट्स मात खा गया, हमारा प्रोडक्ट उनसे पीछे रह गया। इस तरीके से भी हमारे प्रोडक्ट को क्या किया उन्होंने, बर्बाद किया। थर्ड, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई हमारे यहाँ आता है या फिर कोई नया फैशन आता है तो हमारे यहाँ के लोग उसको तुरंत अडॉप्ट करने की कोशिश कर जाते हैं। किसी मूवी में भी कोई एक्टर अगर कोई नया स्टाइल लेकर के आ गया तो आप देखेंगे कि सड़कों पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करने लगते हैं। भारत में उस समय भी कुछ ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उनका एक अपना पहनने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज का एक अलग तरीका था। हम लोग उनको देखकर उनसे प्रभावित होने लगे और हमने अपने गुड्स को छोड़ करके उनके जैसा बनने की कोशिश की, और उसी हिसाब से हमारी डिमांड क्या हो गई, जो पहले हम स्वदेशी आइटम्स की बात करते थे वो हमारा बदल गया, और हमने क्या किया, हम उनके गुड्स को, उनके कम्युनिटीज की तरफ डिमांड करना ज्यादा शुरू कर दिए। इसीलिए गांधी जी ने स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजंस थे जो भी चीजें हुई हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड का नया पैटर्न आ गया था। फोर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, रेलवे इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है, ठीक है, ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, लेकिन इंडस्ट्री में इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेलवे का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया वो किस लिए किया, वो अपने लिए किया। किस तरीके से, कि उन्हीं के यहाँ के जो गुड्स होंगे, जो इंडस्ट्री में जाके फिनिश्ड गुड बनना है, रॉ मटेरियल्स जो हमारे यहाँ के होंगे जो वहां जाएंगे, या फिर जो उनके यहाँ के फिनिश्ड गुड होंगे वो यहाँ आएंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसा ज्यादा लग रहा था, कॉस्ट ज्यादा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, एक काम करते हैं, एक रेल बना देते हैं जिससे क्या हो कि थोड़ा सा हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो, कम हो, और हमको आसानी हो सामानों को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ ले आने और ले जाने, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इसीलिए उन्होंने रेलवे यहाँ पर भारत में वो लेकर के आए। हमारे यहाँ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ब्लीक ग्रोथ का मतलब हो गया नो ग्रोथ की तरफ, ठीक है ना। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो हमारे यहाँ स्टेब्लिश ही नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल भी एकदम समझ लीजिए बिल्कुल डिपेंडेंट कर दिया था अपने इंडस्ट्रीज पर, अपने देश के इंडस्ट्रीज पर भारत के लोगों को। अगर ब्रिटेन नहीं होगा, ब्रिटेन की इंडस्ट्री नहीं होगी, तो भारत में लोग फिनिश गुड नहीं पा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पहले इंडस्ट्रीज थी या फिर जो भी चीजें थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था आके, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर। अब हम क्या कर सकते थे, फिनिश गुड नहीं बना सकते थे, तो हम डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। हमारे यहाँ कोई मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज थी उसका भी कोई ग्रोथ नहीं किया, कोई उसको सेटअप नहीं किया। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो थर्ड पॉइंट है नेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब एक बात जो मैंने इंडस्ट्री में बताई कि अपने यहाँ क्या करते थे, अपने यहाँ एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स हो गए, जो भी शुरू की चीजें प्राइमरी प्रोडक्ट्स का अपने यहाँ एक्सपोर्ट किया, और हमारे यहाँ क्या भेजा, उसका फिनिश्ड गुड। यही बात जो हम लोगों ने की कि हमको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, डिपेंडेंट कर दिया था अपने ऊपर, कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, ब्रिटेन की मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, तो भैया हमको फिनिश्ड गुड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रेड का सबसे पहला पॉइंट यही है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, अपने यहाँ प्राइमरी गुड एक्सपोर्ट करेंगे हमारे यहाँ से, और वहां से फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करेंगे भारत, ठीक है ना। थर्ड, मोनोपोली कंट्रोल। पूरी तरीके से क्या था, हमारे ऊपर कंट्रोल एकदम एक अधिकार, एक मोनोपोली कंट्रोल हमारे ऊपर कर लिया है। कहा कि नहीं है, जो भी यहाँ पर होगा वो किसके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से होगा। पहले तो 1600 में आए, 1600 में आए तो किस हिसाब से, कंपनी के नाम से। कंपनी के बाद उन्होंने इतना तक कर दिया कि हमारे यहाँ की हर चीजों पर अपना मोनोपोली करने का कोशिश किया, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो यानी कि मोनोपोली कंट्रोल का एक एकाधिकार, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना, एकाधिकार स्टैब्लिश करने की कोशिश की भारत पर, भारत के ट्रेड पर, ठीक है ना, भारत के ट्रेड पर। भारत जो कई जगह बाहर
विदेशों में अपने रॉ मटेरियल्स को या फिर अपने हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करता था, उसको पूरी तरीके से रोक दिया। कैसे रोक दिया? कहा कि देखो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इस पे जो टैरिफ होगा उसको बहुत हाई कर रहे हैं, तो कोई भी जो दूसरा देश होगा जो हमारे यहाँ से चाह रहा है कि इस रॉ मटेरियल को हम अपने यहाँ मंगा लें, वो क्यों महंगा लेना चाहेगा? वो बिल्कुल महंगा नहीं लेना चाहेगा। तो क्या करेगा? वो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहा था, अपने देश में जो इंपोर्ट कर रहा था उसको बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी उन्होंने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल हमारे यहाँ आया। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सरप्लस ट्रेड का मतलब हो गया जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम, उसी को हम लोग सरप्लस ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अगर x माइनस एम की हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? x ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम। ठीक है ना? इसी को हम लोग कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को हम लोग सरप्लस ट्रेड कहते हैं। ठीक है ना? सरप्लस ट्रेड था, हमारे यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, लेकिन कहां पर हो रहा था? ब्रिटेन में हो रहा था। ठीक है ना? जिससे हमको कोई प्रॉफिट नहीं था। बात समझ में आ रही है? इसीलिए लिखा हुआ है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिश। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कंडीशंस हमारे यहाँ के 3 सेक्टर्स की थी, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, चाहे हम टर्शरी में जिसमें लोग सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं, उसमें लोग फॉरेन ट्रेड की बात करें। ठीक है ना? तो ये कंडीशन हमारे यहाँ थी। फिर उन्होंने क्या हुआ? फिर अगर हम लोग अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी देखने की कोशिश करें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या हो गया? मतलब एक तरह से पॉपुलेशन की स्टडी, लेकिन पॉपुलेशन उसमें एक छोटा सा हिस्सा है। हम लोग बहुत सारी चीजें उसमें स्टडी करते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट हम लोगों की बात कर रहे हैं अपने, बहुत हाई थी। ठीक है ना? बर्थ भी बहुत ज्यादा देश में होता था और डेथ भी काफी ज्यादा। डेथ ज्यादा क्यों होती थी? सीधी सी बात है, हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, ठीक है ना, अब आजाद हुए हैं उस समय मेडिकल फैसिलिटीज हमारे यहाँ कैसी थी ये हम समझ सकते हैं, बहुत ही खराब थी। ठीक है ना? तो हॉस्पिटल्स वगैरह जो आजकल एम्स वगैरह या फिर बाकी सारी चीजें, उस समय कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? तो ये सारी दिक्कतें हमारे यहाँ थी, इसीलिए डेथ रेट भी बहुत हाई था और बर्थ रेट भी बहुत हाई था। बर्थ रेट हाई का रीजन लोगों को उस तरीके से शिक्षित नहीं किया जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। ठीक है ना? डेथ रेट भी हाई था। सेकेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो गया? जो औसतन यानी एवरेज जिसकी हम बात करें, एवरेज जो लोग उस समय जीते थे। एवरेज जीने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए कि 10 लोग हैं, ठीक है ना, और 10 लोग 50-50 साल जी रहे हैं। ठीक है ना? उनका हम लोगों ने देखा कि 50 साल पर्सन एक्स भी जी रहा है, पर्सन वाई भी, जेड भी, ए बी सी भी, सब 50-50 साल जी रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ एवरेज जो जीने की जो रेट है वो 50 साल। ठीक है ना? उस समय जो ये एक्सपेक्टेंसी थी, लेकिन 50-50 जो मैंने एग्जांपल दिया, सब 50 तो जिएंगे नहीं, एक एग्जांपल था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं 10 साल में डेथ जाती है, कुछ लोग 70 साल जीते हैं। तो मतलब एवरेज लिया गया, तो उनकी एक्सपेक्टेंसी जो थी आजादी के समय वो 32 ईयर्स के आसपास, 32 साल के आसपास थी। ठीक है ना? आज के समय में जो बढ़कर शायद 70 ईयर्स के आसपास हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी, कि एक आम जो एक एवरेज लाइफ है लोगों की वो 70 साल की लगभग होती है। उस समय के 32 साल का मतलब ये मत कहिएगा कि नहीं हमारे कॉलोनी में एक दादा के दादा थे, वो जो है नहीं 80 साल जिए थे, आप ये क्या कह रहे हैं 32 साल 32 ईयर्स? नहीं, ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेंसी हम एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर कोई 70 साल जिया तो कोई ऐसा था जो 5 साल जिया, एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं। एवरेज 32 साल था उस समय। ठीक है ना? तो इस चीज पर कुछ मत सोचिएगा। ठीक है ना? लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के समय 70 साल के आसपास, 69 ईयर्स के आसपास थी। ठीक है ना? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हो गया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हो गया? जो जैसे बच्चे हैं, जिन बच्चों को हम कहें कि अभी जन्म लिए हैं या 1 साल या 1 साल से कम के, 1 साल या 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को हम लोग इन्फेंट एक तरीके से कहते हैं। तो उनके जो मरने का दर था, मरने का जो उनकी मोर्टेलिटी रेट थी, ठीक है ना, 1 साल या 1 साल से कम के बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत हाई थी। बहुत ज्यादा बच्चे जो हमारे थे, जो लोगों के यहाँ देश में उस समय
47-48 के आसपास बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो थे वो 1 साल से अभी जन्म लिए थे, 1 साल से कम के थे और उनकी डेथ हो जाती थी। बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी चीजें थी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे, ठीक है। 4, लिटरेसी रेट। हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट था बहुत खराब था, बहुत कम। मेल कुछ 100 में से 100 में से अगर हम बात करें तो 16 मेल्स लगभग पढ़े लिखे थे। फीमेल्स की बात करें तो 100 में से 7%, ठीक है ना, फीमेल्स ही बस लिटरेट थी। तो बहुत खराब कंडीशन थी। तो ये हमारा कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, इसमें हम लोगों ने अपने अलग अलग पॉपुलेशन की अलग अलग चीजों के बारे में बात की, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वह इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में क्या है, रेलवे बनाया, मैंने बताया क्यों बनाया। रेलवे इसीलिए बनाया क्योंकि उनका फायदा था, उनको अपने सामान को लेना, यहां से वहां ले जाना था और वहां से ले आना था, ठीक है ना। पोर्ट्स बनाए, सेम, ठीक है ना, पोर्ट्स बनाए ताकि पानी के रास्ते भी आराम से ले जा सके, वहां से भी सामान यहां पर ले आ सके। रोड्स बनाए, पोर्ट्स तक जाने के लिए, रेल तक जाने के लिए रोड बेहतर हो तभी तो वहां तक सामान लेकर के जाएंगे, तो रोड्स बेहतर किए, सब काम अपने फायदे के लिए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ताकि वहां पे बैठे अपने जो गुरु लोग हैं, अपने जो महारानी लोग हैं, उन तक अपनी जो भी खबर है इस देश की या फिर जो भी चीजें यहाँ चल रही हैं, उन चीजों को खबरें वहां पहुंचाई जा सकें या फिर वहां से खबरें आसानी से यहाँ आ सकें, उसके लिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किए। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने किए थे, ठीक है, उन्होंने किए, वो आज भी चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। लेकिन उस समय जो उन्होंने किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव से किया था, जो अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अगर हम लोग देख लें इंडिपेंडेंस के समय। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें कि किसमें ज्यादा लोग ऑक्यूपेशन लिए हुए थे, ठीक है, तो फर्स्ट पे अगर हम लोग बात करें तो फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर उस समय भी था, आज भी है और इंडिया में वो रहेगा, ठीक है ना। हम लोग हमेशा ऐसे में ये चीज लिखते चलेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत इसमें वो करने की बात नहीं है कि नहीं है, इंग्लैंड, अमेरिका, ये वो करने की बात नहीं है, ठीक है ना। कृषि प्रधान देश होना ये कोई बुरी बात नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी डिपेंडेंसी थी, यानी कि जो लोग उस सेक्टर पे एम्प्लॉयड थे, ऑक्यूपेशन लिए हुए थे, वो 72.7% लोग थे। यानी 100 में से 72 लोग, 73 लोग, 100 में से 72 to 73 लोग जो थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, ठीक है ना। एक ही सेक्टर पे इतना भार, अब कृषि प्रधान होने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक सेक्टर पे इतना ज्यादा भार दे दें, ये भी ठीक नहीं, ठीक है ना। तो ये उस समय की जो ऑक्यूपेशन की कहानी थी वो ये थी। जहां तक अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड और यूएस की, तो वहां पर मात्र 2% लोग, 2% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो इन पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि डिपेंडेंट होने का मतलब 2% लोग हैं जो किसानों का जो उपजाया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करते हैं, ये मतलब नहीं हुआ। मेरा मतलब ये है कि ऑक्यूपेशन उसमें लिए हुए थे, उसमें कार्य करते थे, काम करते थे। बात समझ में आ रही है? तो 72.7%, 72.7% लोग इंडिया में और उसी समय इंग्लैंड और यूएस में इतने कम लोग। देखिए क्यों कहा जाता है कि इस सेक्टर में अगर कम लोग का मतलब अगर पॉपुलेशन को हम कम इस सेक्टर में करें, इससे क्या फायदा होगा, या फिर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी जो हमारा जीडीपी बनता है, वो जीडीपी में हर सेक्टर अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है कुछ ना कुछ। जब आजाद हुए थे तो 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में था। यानी अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है तो 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन, एग्जांपल दे रहे हैं, बताइएगा उसमें 100 रुपए का, 100 रुपए का जीडीपी है तो 50 रुपए से अधिक 51 रुपए का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से था, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको अगर हम कोई काम करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो आज भी है, ठीक है ना। जो और ये रहती है चीजें, हम उसको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी मशीन से कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो इसमें जितना ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड होंगे, हम उतने लोगों का क्या कर रहे हैं, उतने लोगों को हम वो जो सेक्टर है वो उतने लोगों का भार संभाल नहीं पा रहा है,
बात समझ में आ रही है? तो सब लोग चाहते हैं जितना भी डेवलप्ड नेशन होता है वो कम से कम अपने जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रखता है। तो यूएस और इंग्लैंड, यूके वगैरह की अगर हम लोग बात करें, डाटा भी अगर हम लोग गूगल करें तो हम लोग को दिखेगा कि जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी है वो डेवलप्ड नेशन का बहुत कम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा इंडिया का था उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो 50% से अधिक का था। हमारे यहाँ के जो लोग थे वो लगभग 72.7% लोग उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। आज के समय में प्री कोविड पीरियड, कोविड के पहले का जो डेटा है उसमें 44% के आसपास लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। और जो कि कोविड के बाद, क्योंकि बहुत से लोग जो बाहर काम करते थे वो वापस से अपने अपने गांव गए, तो इसकी डिपेंडेंसी हो सकता है, अभी जो डेटा अभी मैंने चेक नहीं किया है या फिर आया हो या फिर आएगा, उसमें ये जो डिपेंडेंसी है, जो पॉपुलेशन जो इस पर डिपेंडेंट है वो इंक्रीज करेगा, वो 44% से कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है ना? मतलब मेन ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि आजादी के समय 72.7% लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, जो कि यूएस और यूके जैसे देश में अगर हम लोग देखें तो 2% पॉपुलेशन है। जापान का भी डेटा है जिसमें 12% का हिसाब किताब है, जर्मनी का भी कुछ 4% के आसपास का डेटा है। तो ये सारी चीजें बुक्स में भी मिल जाएंगी। सेकंड, इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन, जो हमारा रोजगार है, उसके लिए इंडस्ट्री में हम कितना लगे हुए थे, कितना उसमें हम लोग रोजगार मिल रहा था। तो इंडिया के लोग सिर्फ 9% लोग, 9%, ठीक है ना, इतने ही लोगों को सिर्फ क्या मिल रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। एक ऑक्यूपेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 9%। जबकि यूएस की बात करें हम लोग या इंग्लैंड की बात करें तो यूएस में उस समय, जिस समय में आजाद हुए थे, उस समय भी 32% लोग, 32% लोग जो थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ऑक्यूपेशन अपना एम्प्लॉयड थे पूरी तरीके से। इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो 42% लोग उस समय क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थे, उसमें ऑक्यूपेशन पाए हुए थे। ठीक है ना? तो हमारा जो डेटा था वो बहुत कम था। ठीक है ना? हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है उसको भी काफी इंक्रीज किया आजादी के बाद। आजादी के समय जो कंडीशन थी, जैसा कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा भी कि क्या था, हमारे यहाँ की जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको ब्रिटिशर्स ने तबाह कर दिया था। कोई बड़ी इंडस्ट्रीज उस तरीके से नहीं थी। एक टाटा की स्टील इंडस्ट्री थी, भिलाई में कुछ चीजें थी, राउरकेला में था, बहुत कम गिने चुने कुछ चीजें थी जो हमारे पास थी। बल्कि उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत खराब थी। और उसका पूरा डेटा हम लोग कंट्रीब्यूशन में देख सकते हैं कितने लोग उसमें थे, सिर्फ 9% लोग। ठीक है ना? और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए अगर उसको फास्ट ग्रोथ करना है, तेज ग्रोथ करना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना और उसमें बेहतर परफॉर्म करना, उसका बेहतर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है? फिर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना, एक सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% लोग, 100 में से 72 लोग पूरी तरीके से उसी पे लगे हुए हैं। ठीक है ना? उसी के ग्रोथ में लगे हुए हैं। और 9% लोग, यानी 100 में से 9 लोग इंडस्ट्री में हैं। तो बड़ा अनबैलेंस था हमारे यहाँ जो कंडीशन थी, जो सेक्टर में लोग डिवाइडेड थे वो बड़ा अनबैलेंस था। कभी अगर हम लोग यहाँ तो डेटा से ही देख ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में सोचते ही बहुत कम लोग थे। क्यों? इंडस्ट्री थी नहीं। दूसरा, रिस्क लेने की ताकत, जब पैसा होगा तब तो रिस्क लेंगे। आजादी के समय पैसा था कहां? ठीक है ना? पर कैपिटा इनकम की बात अभी हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे, 230 रुपए थी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें थी। तो इसलिए बड़ा अनबैलेंस्ड ग्रोथ था। जो तीनों सेक्टर्स थे हमारे यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों में बराबर का ग्रोथ, एक संतुलन नहीं था, बैलेंस नहीं था, वो बिल्कुल अनबैलेंस था। ठीक है ना? अब इस चैप्टर में जो लास्ट चीज बच जाती है वो ये है कि क्या ब्रिटिशर्स के आने से हमको कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है ना? बिल्कुल हुआ। हर चीज का, देखिए, हर चीज का दो पक्ष होता है। ठीक है ना? वो आए, बहुत ज्यादातर बुरा ही हुआ हमारे साथ, बुरा क्या, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ अच्छी चीज जो वो दे करके चले गए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लास्ट जो आपके बुक्स में टॉपिक दिया हुआ है वो यही है कि क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था उनका? तो बिल्कुल था। जबरदस्ती हमारे किसानों से कहा कि भैया सुनो, हमको इतना चाहिए, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने वाला जो किसान था वो क्या हुआ,
कमर्शलाइज होने की कोशिश किया, यानी कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश किया। जो अपने और अपने परिवार के लिए प्रोड्यूस करता था उससे कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश किया। वो दूसरी बात है कि वो फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन फार्मिंग था, उनको फोर्स किया जाता था कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए, वो दूसरी चीज है। लेकिन इससे क्या हुआ, एक अच्छा इंपैक्ट ये हुआ कि आजादी के बाद उनको उतना प्रोड्यूस करने आ गया उन किसानों को जिनके ऊपर ये फोर्स किया गया, ठीक है ना। तो एक अच्छा इंपैक्ट ये हो गया। रोडवे रेलवे बनवाया, इसका भी अच्छा इंपैक्ट है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सूखे की बड़ी प्रॉब्लम थी, ड्रॉट की कंडीशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। जो कई कई गांवों में सूखा पड़ता था तो गांव ही खाली हो जाता था। एक गांव के जो पूरा पॉपुलेशन था वो छोड़कर दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट हो जाता था जब तक सूखा पड़ा रहता था, ड्रॉट की कंडीशन रहती थी, ठीक है। तो इन सारी चीजों से ब्रिटिशर्स ने काफी इन चीजों को कंट्रोल किया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये चीजें नहीं हुई, ये चीजें हुई 70s के समय तक हुई, लेकिन और मुझे नहीं पता आज होती है कि नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं आता है, लेकिन 70s तक का तो एक डेटा है कि तब तक ये चीजें हुई, 70s तक की कहानी है, ठीक है ना। लेकिन आजादी के पहले बहुत ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी जिसको ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन उनके थे। दूसरी चीज, अपने यहाँ जो मान लीजिए कि कोई वाइसराय हो गया, वाइसराय बन के आ गया, तो खुद तो घूम घूम के चीजों को करेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोग चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जिन लोगों को अपॉइंट करता था वो हमारे ही लोग थे, ठीक है ना, हमारे ही लोग थे। तो हमारे लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक एबिलिटी है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसमें क्या किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारी चीजें उनसे सीखने को उनको मिली। तो ये सारे कुछ फायदे थे जो उनके आने से हमको मिला। लेकिन लास्ट में उनके आने से जो फायदे मिले वो ठीक है कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं, उनका दूसरा पक्ष भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन जितना उन्होंने नुकसान किया उस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, ठीक है ना, ये बोलकर कि कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स थे, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हम लोगों ने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स के आने से क्या गुड इम्पैक्ट्स थे, क्या अच्छे इम्पैक्ट्स कुछ थे, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी फर्स्ट चैप्टर की। आप लोग देखिए वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर से कोरोना अपना असली रूप दिखा रहा है, जिसमें फिर से बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।